हेलो एवरीवन, दिस इज ब्लीचिंग प्रोसेस। जो हमने फर्दर क्लासेस में पढ़ा था, स्कोरिंग प्रोसेस क्या होता था। जो हम लोग डस्ट पार्टिकल जो फैब्रिक पे हमारे जो डस्ट थे, डर्ट थे, वैक्सेस थे, इन सबको रिमूव किया था अगले वाली वीडियो में। आज हम जो हमारे कलरिंग मैटर है, मतलब ये सब जो हम प्रोसेस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं स्टेन लग गया होगा, कहीं ना कहीं कलर लग गया होगा, तो उस कलर को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। या फिर हो सकता है जो हमारा फाइबर रहा हो, जैसे कॉटन हुआ, वुल हुआ, सिल्क सिल्क हुआ, इन सब पे कहीं ना कहीं कलर हो रहा होगा। कलर जो जो नेचुरल कलर होगा उस फाइबर का, तो उसको भी हमें रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा? कि कोई भी बंदा होगा, उसको अगर प्योर व्हाइट सरफेस चाहिए, प्योर व्हाइट फैब्रिक चाहिए, तो हमें तो प्योर व्हाइट करना पड़ेगा उसको। तो हम प्योर जो व्हाइट करेंगे वो कौन से प्रोसेस से करेंगे? ब्लीचिंग प्रोसेस से करते हैं। ब्लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव द कलरिंग मैटर फ्रॉम स्कॉर्ड फैब्रिक। जो हमने स्कोरिंग किया था अभी पिछले वीडियो में, तो उसी फैब्रिक में से हम क्या कर देंगे, कलरिंग मैटर को रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस। देखिए एक बार और दिखा देता हूं मैं। To removing the coloring matter from the scoured fabric is called bleaching process. Okay, टाइप्स कितने होते हैं? तो ब्लीचिंग के जनरली दो टाइप्स के ब्लीचिंग होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, दूसरा है मेरा रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट करते हैं तो आपका जो ब्लीचिंग होगा वो परमानेंट होगा। मतलब आपका कपड़ा कभी भी फिर दोबारा पीलापन नहीं होगा, वो हमेशा सफेद ही रहेगा। लेकिन आप अगर रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं, तो आपका सरफेस तो सफेद हो जाएगा, मतलब आपका कपड़ा तो सफेद हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका डलनेस आ जाता है। धीरे धीरे कपड़े कैसे होने लगते हैं? पीलेपन होने लगते हैं, मतलब येलोइश कलर हो जाता है। ओके, तो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में ऐसा होता क्यों है? तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, तो जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हमारे कलरिंग मैटर के साथ जाकर रिएक्ट करता है, और कलरिंग मैटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हमारे सरफेस पे आ जाता है। मतलब कलरिंग मैटर हमारा कहाँ आ जाता है? सरफेस पे। और जब सरफेस पे आ जाता है तो हम पानी से जब उसको वॉश कर देंगे तो हमारा जो सरफेस पे जो इंप्योरिटीज या फिर कलरिंग मैटर है वो हमारे पानी में घुल जाएगा और हमारा कपड़ा एकदम प्योर व्हाइट हो जाएगा। ये है इसके एडवांटेज। लेकिन रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में क्या होता है? रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में हाइड्रोजन कलरिंग मैटर के साथ जाके चिपक जाता है। जब कलरिंग मैटर के साथ जाके रिएक्ट करता है तो हमारा जो कलर है वो सफेद हो जाता है। मतलब सफेद होने का मतलब डिसकलर हो जाता है या फिर कलरलेस हो जाता है कपड़ा। देखो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारे फैब्रिक के जो हमारा कलरिंग मैटर है उसके साथ जाके रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके हमारा कैसा बना देता है? कलर व्हाइट बना देता है या कलरलेस बना देता है। कलर हमारा व्हाइट हो गया। अब कलर जब हमारा व्हाइट हो गया तो अब जब हम फैब्रिक को धोते हैं तो ये भी उसी में रहता ही है। अभी फैब्रिक को धुल दिया तब भी वो उसमें रहेगा। अब क्या करेंगे? अब हम इसको फैब्रिक को रख देंगे। फैब्रिक को जब कुछ टाइम तक रख देते हैं तो वो जो हाइड्रोजन है और हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब गायब हो जाता है। जब हमारा हाइड्रोजन ही गायब हो जाएगा तो फिर हमारा कलरिंग मैटर फिर उसे येलो हो जाएगा, क्योंकि उस कलर को रोका कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब निकल गया तो कौन? कलरिंग मैटर फिर वापस आ जाएगा। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का यूज। ओके, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट मतलब अगर आपको बहुत बहुत ही कपड़ा सफेद पहनना अच्छा लगता है तो आप ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट का बिल्कुल यूज करिए। लेकिन अगर आपको किसी सरफेस पे अगर आपको कलर करना है, फिर उसको जाके कहीं ना कहीं ब्लैक कलर या रेड कलर देना है, तो मैं आपको रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट का यूज करने के लिए बोलूंगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट आते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में आता है उसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्लीच। और एक बात याद रखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर एक फाइबर के लिए सूटेबल है, हर एक फाइबर पे ये अच्छे से काम करता है और ज्यादा आपको एक्सपेंसिव भी नहीं है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्लीच। दूसरा हमारा है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सॉरी सोडियम हाइपोक्लोराइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का नाम जानते होंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर पाउडर तो आप जान रहे हैं, यहां से नाम ही दिख रहा है पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। पोटेशियम परमैग्नेट भी हमारा ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। सनलाइट भी हमारा ब्लीचिंग एजेंट है। अब देखिए ये जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड है NaOCl,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है CaOCl2। तो इन सब को हम ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। तो जो काम करता है मेन, हमारा जो काम करता है वो कौन काम करता है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन तो इंप्योरिटीज, इसको छोड़िए, इधर दोनों में आइए। ऑक्सीजन तो इंप्योरिटीज को निकाल दिया, मतलब जो हमारा कलरिंग मैटर था, सॉरी कलरिंग मैटर था, उसको रिमूव कर दिया। बाकी बच गए कौन? कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम बच गया, तो कैल्शियम बच जाएगा तो सोचिए कैल्शियम के जो आयंस होंगे, ये देखिए ध्यान दीजिए, कैल्शियम के जो आयंस होंगे वो हमारे फैब्रिक पे अगर रहेंगे, तो फैब्रिक पे जब रहेंगे तो आगे का जो हम प्रोसेस करेंगे, जैसे डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे डाइंग को अनइवन कर सकता है, कहीं ना कहीं हमारे डाइंग को क्या कर सकता है? अनइवन कर सकता है। तो हमें इस कैल्शियम के आयंस को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो कैल्शियम के आयन को जिस प्रोसेस से रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं साउरिंग। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, नॉट स्काउरिंग, दिस इज साउरिंग प्रोसेस। व्हाट इज दिस? दिस इज साउरिंग। साउरिंग को दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। याद रखिए कैल्शियम के आयंस को जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साउरिंग प्रोसेस। कैसे करते हैं वो मैं फर्दर वीडियो में बताऊंगा, हर एक पर्टिकुलर पे बात करूंगा। कैल्शियम आयंस को जो हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? साउरिंग प्रोसेस। ओके, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। तो अब देखिए कैल्शियम को हमने रिमूव कर दिया, अब बचा कौन हमारा? क्लोरीन। अब क्लोरीन अगर हमारे फैब्रिक पे रहेगा तो उसकी महक आएगी, महक मतलब स्मेल आएगी, स्मेल आएगी, और हमारा हो सकता है क्लोरीन माइनस आयंस है, ये कहीं ना कहीं हमारे डाई को भी अफेक्ट करे। तो अब हम क्या करेंगे? इस क्लोरीन को भी हम रिमूव करेंगे, और इस क्लोरीन को जिस चीज से रिमूव करते हैं, इस क्लोरीन को जिस चीज से रिमूव करते हैं उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट। एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट। जब हम क्लोरीन को भी रिमूव कर दिया किस प्रोसेस से? एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट से। कैल्शियम के आयंस को भी रिमूव कर दिया किस प्रोसेस से? साउरिंग प्रोसेस से। तो अब हमारा फैब्रिक एकदम अच्छे से ब्लीच्ड हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कैल्शियम छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपने क्लोरीन छोड़ दिया, तो हमारे फैब्रिक के लिए या हार्मफुल हो जाएगा, और फैब्रिक धीरे धीरे या तो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा या तो कलर हमारा चेंज होता जाएगा। इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारा हमेशा परमानेंट ब्लीच करके देता है। इन सब में तो ब्लीच तो होते हैं, अच्छे से ब्लीच होते हैं, बहुत अच्छे से ब्लीच होते हैं, लेकिन क्लियर ये है कि अगर आपने कैल्शियम और क्लोरीन को एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट और स्कोरिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, साउरिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हमारा जो फैब्रिक है वो डिग्रेड भी हो सकता है, मतलब डैमेज होना शुरू हो सकता है, या फिर हमारा जो फैब्रिक है उस पर थोड़े से कलर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज करते हैं हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। सनलाइट को, जो हमारा बहुत पुराना यूज है सनलाइट, पिछले जब जब हम लोग इन सब ट्रीटमेंट को नहीं जानते थे, इन सब केमिकल का यूज नहीं जानते थे, तो हमने सनलाइट का यूज किया था। सनलाइट का यूज कैसे करते थे? तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उससे हम क्या करते थे, हमारे जो कलरिंग मैटर था उसको हम ऑक्सीडाइज कर देते थे। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ हियर देखिए रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में नेसेंट ऑक्सीजन काम करता है। कौन काम करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में कौन काम करता है? नेसेंट हाइड्रोजन काम करता है। याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, अगर पेपर में आएगा तो आपको इन सब चीजों को वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। तो रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में कौन होता है? नेसेंट हाइड्रोजन इफेक्टिव होता है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में कौन का इफेक्टिव होता है? नेसेंट ऑक्सीजन इफेक्टिव होता है। ओके, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं? देखिए भाई साहब, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड आता है, सोडियम थायोसल्फाइड आता है, सोडियम बायोसल्फाइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ये सब ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो आपके ये सब ब्लीचिंग एजेंट है ये परमानेंट नहीं देते हैं भाई साहब, परमानेंट नहीं देते हैं। तो अगर आपको कम कॉस्ट में ब्लीचिंग एजेंट का यूज करना है तो प्लीज ये यूज कर लीजिए। कम कॉस्ट में है, अफोर्डेबल तो है ही, कुछ ज्यादा महंगे तो है नहीं है, लेकिन आप इनका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद अगर आपको जो डाई करना है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर में करना है तो बिल्कुल इन सब चीजों का, इन सब ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। अच्छा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है ना, ये जनरली सोडियम हाइड्रो जो सल्फाइड है ये जनरली हम वूल और सिल्क के लिए करते हैं। वूल और सिल्क के लिए हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करते हैं अगर हमें बाद में प्रोसेस करना है, कलर प्रोसेस करना है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मैंने बताया, सोडियम थायोसल्फाइड बताया, सोडियम बायोसल्फाइड बताया, सल्फर डाइऑक्साइड बताया। अब थोड़ी सी इसके डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस कॉजेस लंग्स इन्फेक्शंस।
जो हमारे लेबर होंगे, जब हम इन सब चीजों से कर रहे होंगे ब्लीचिंग कर रहे होंगे किसी भी फैब्रिक का, तो जो हमारा सल्फाइट है ये कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है तो जो वहां पे लेबर होगा वो सांस ले रहा होगा, तो उसके अंदर फेफड़े में कौन से गैसेस जा रही होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लंग को इन्फेक्टेड कर सकती है और उस बंदे की जान भी जा सकती है। भाई साहब केमिकल अगर बहुत टाइम तक वो उस केमिकल में काम कर रहा है तो। दूसरा, कॉजेज ब्लैक स्टेन विथ मेटल वेसल। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो हमारा मेटल है, मेटल वेसल्स हैं, अगर उसमें हम ब्लीचिंग काम करें, मतलब ब्लीच करेंगे, जब हम मेटल वेसल्स में ब्लीच करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मेटल है इन ब्लीचिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके ब्लैक स्टेन बना देता है, मतलब कलर कंपाउंड ब्लैक हो जाते हैं, मतलब हमारे फैब्रिक पे काले काले से धब्बे आ जाएंगे, हल्के आएंगे लेकिन आएंगे, जिससे हमारा फैब्रिक, अगर आपको प्योर व्हाइट चाहिए तो फिर आपका कपड़ा तो कभी भी व्हाइट नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक स्टेन हो रहा है, किसमें, मेटल वेसल्स में। मेटल वेसल्स मतलब स्टेनलेस मेटल, सॉरी स्टेनलेस स्टील, किसी भी मेटल का वेसल्स अगर है तो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए या तो आप वुड वेसल्स का यूज करिए, मतलब लकड़ी के बर्तन का यूज करिए, या फिर आप इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, ग्लास वेसल्स का, मतलब ग्लास का पॉट यूज कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन विथ मॉइस्चर एंड मेक सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द फैब्रिक। ओ भाई साहब, सिंपल सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब हमारे एटमॉस्फेयर के साथ अगर कांटेक्ट में आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, और ये क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जब बना देगा तो सोचिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कॉटन जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एकदम लड़ाई वाला, तगड़े वाला चलते हैं भाई साहब, मतलब कॉटन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो कॉटन पूरी तरीके से डिग्रेड, मतलब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, घुल जाएगा। तो सोचिए, अगर हम इन सब चीजों से कॉटन पे अगर हमने कर दिया, ब्लीच कर दिया, तो हमारा जो फैब्रिक है, फैब्रिक पे कौन सा एसिड जनरेट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही जनरेट होगा, हमारा कपड़ा धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग प्रोसेस। और इसके जो डिसएडवांटेजेस है मैंने बताया आपको। अब मैं जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किस किस इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्यों बेहतर माना जाता है इन सब ब्लीचिंग एजेंट की वजह से, और क्यों इसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। दूसरा, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या क्या यूजेस हैं दोनों के, हम इसकी बदले ये क्यों नहीं यूज करते, ये क्यों यूज करते, ये भी देखा। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगा। सनलाइट का क्या यूज है, मैं आपको जनरली आपको दो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बारे में बताऊंगा, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जनरली अगर आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं भी अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको केवल और केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग देगा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग एजेंट का यूज आपको आना चाहिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के ब्लीचिंग एजेंट्स, मतलब कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट इसमें, मतलब ये तो ब्लीचिंग एजेंट है सॉरी, इसके साथ कौन कौन सा और केमिकल यूज करते हैं और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे स्कोरिंग है, न्यूट्रलाइजेशन है, एंटी क्लोरो है, ये सब प्रोसेस मैं बताऊंगा कि किसमें क्या क्या यूज होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, टेक्सटाइल में किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।